एफ में होमवर्क। चलिए देखिए सेक्शन एफ। जल्दी से सेक्शन एफ में आ जाइए। सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर केवल लिखिएगा, ये नेचर और केस नहीं, लगातार नंबर दिया हुआ है। सेक्शन एफ एक से लेके 10 तक। किन्हीं को दिक्कत है पूछेंगे, हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। बोलेंगे 10 से लेकर 20 तक। जल्दी से आगे बढ़ते जाएंगे। 20 से लेकर 30 तक। बोलेंगे 30 से लेकर 40 तक। एक 3 और 6 लिख रहे हैं। कर यदि किसी संख्या का 18% 720 है और यहाँ पर संख्या 100 है तो 18% 18 है, तो करा संख्या का 81%। तो संख्या 100 है, 100 का 81% 81, तो 18 × 72 कर लीजिए। 3 के बाद 6, ये है 3 के बाद 6। कर यदि एक संख्या का 37.5%, 37.5% का मतलब 3/8 17 है, तो वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 12.5% अधिक है। तो 12.5% का मतलब 1/8, दोनों में तो हर समान है, एलसीएम 8 ही होगा। तो संख्या मान लीजिए 8 है, परसेंट फ्रैक्शन में है तो दिक्कत होगा, इसलिए एलसीएम लिए तो संख्या 8 लेकर सोल्व करिए। तो कह यदि एक संख्या का 3/8 17 है, तो बोलिए संख्या का 3/8, 8 कैंसिल, यानी यहाँ 3 है। कह रहे वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 12.5% अधिक है। तो प्रारंभिक संख्या 8 है, उससे 12.5% अधिक। तो 12.5% का मतलब 1/8, 1/8 तो अधिक यानी ये 9, यानी इसका 9/8, 8 से 8 कैंसिल यानी 9। तो इससे कटेगा 3 बार, 77 51, इस तरह से हो जाएगा। ये 51 है, तो आपका आंसर ये है। नेक्स्ट, इसके बाद कोई 8 नंबर पे है। कर एक कुर्सी के मूल्य में 16.2/3% की कमी कर दी जाए। तो 1/6, तो पहले था 6, एक कमी हो गया तो 5 हो गया। कमी कर देने से उसका मूल्य घटकर इतना हो गया। घटने के बाद का तुलना घटने के बाद से निकालना उसका प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो प्रारंभिक मूल्य तो पहले से तो 6 था, 5 से काटेंगे 9 × 6 = 54, 540। नेक्स्ट, इसके बाद 12 नंबर लिखा हुआ है कि दो संख्या का अंतर, ही तो बता दिए थे 12 नंबर कल। दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या में कहाँ लग गया, तो बड़ी संख्या 100, या तो फिर फ्रैक्शन में लीजिएगा तो 5, और अंतर कह रहा है कि 20 है। कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या 20 है और बड़ी छोटी का अंतर, बड़ी संख्या 100, बड़ी छोटी का अंतर 20, तो छोटी वाला हो जाएगा। तो इससे 20 घटा देंगे तो ये 80 हो जाएगा। तो कह रहा है यदि छोटी संख्या 12 है, यहाँ पर छोटी संख्या 80 है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो 100 से।
20 20 पंचे 4 तिया तो 3 पंचे 15। नेक्स्ट, जल्दी से कमेंट में आगे बढ़ते जाइए। 12 के बाद का नंबर दिखाइए स्क्रीन पर। 12 के बाद जल्दी से स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर टाइप करिए, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद अब पीछे नहीं हटेंगे। 21 नंबर, करा एक संख्या का 65% उस संख्या के 80%, 4/5 मतलब 80%। करा एक संख्या के 65% उस संख्या के 80% से 21 कम है। यहाँ संख्या परसेंट में 100 मानेंगे तो 100 का 65%, 65 80% 80, ऐसे बोलते नहीं रहेगा, सीधे 100 65 80 बस। तो अब बोलिए करा 80 से ये कितना कम है, तो बोलिएगा 15 कम है। निकालना है संख्या तो 100 से 5 से काटेंगे 3 और 5 से काटेंगे 20 और 3 से काटेंगे 7, तो हो गया 7 दूनी 14 140। 21 के बाद नंबर दिखाइए 22। करा एक संख्या 20% और उसी संख्या के 4/5 के बीच का अंतर 2499 है। ये रहा 2499। यहाँ 4/5 का मतलब 80%, तो एक संख्या का 20% और उस संख्या के 4/5 के बीच का अंतर इतना है। तो 20% और 80% दोनों का अंतर होगा, सीधा सेम डायरेक्शन है, घट जाएगा, तो अंतर है 60 का। तो पूछ रहा है इस संख्या का 2/7 क्या है, तो संख्या तो परसेंट में 100 है, इसका संख्या पूछता तो इतना, इसका 2/7 पूछा था, 2/7 से गुना। तो अब इस तरह से कर लीजिएगा काट छाट। 0 से 0, 2 से कटेगा 3। अब पहले 7 से काट लेंगे, फिर 3 से काट लेंगे। कट रहा है, 3 से काटिए, 3 8 24, 3 3 9। 7 से काटिएगा, 7 1 7, 7 1 7 6 7 9 63। तो अब इधर हो गया एक शून्य और है, तो आपका 1190। यहाँ शून्य बचल है तो 1190। नेक्स्ट, 22 के बाद जल्दी से क्वेश्चन नंबर दिखाइए। आप लोग इसमें तो मिर्गी हमको ला दिए, इतना लंबा, कम से कम इसमें 4-5 दिन क्लास चला, जो कि 10 मिनट काफी होता है। चलिए ठीक है। 31 नंबर कहाँ गया? 31 तो है नहीं। सेक्शन जी, ये एच तो टोटल हो गया, एच तो टोटल ही बना दिए थे। एच टोटल हो गया था। एच टोटल हो गया था, पूछ लेते हैं। सेक्शन एच में बोलेंगे 1 से लेके 10 तक। एक लिख रहे हैं नहीं हुआ, टोटल हो गया है। क्लास रेगुलर नहीं करते हैं तो पता कैसे चलेगा? ओ एच आ गए, जी पे आना था, जी था, जी हो गया है टोटल, लेकिन नंबर बोल देते। बोले 1 से लेकर 10 तक। सेक्शन जी में 1 से लेकर 10 तक, जल्दी से। सेक्शन जी, सेक्शन जी, एक सेक्शन डी का 1 नंबर पे अभी पड़े हुए हैं। सेक्शन जी में जल्दी से 1 से लेके 10 तक 9 नंबर। सेक्शन डी का 1 नंबर बता देते हैं आज।
9 नंबर में ये पड़े हुए हैं। करा एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है परंतु 45 अंकों से असफल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है तथा वह भी 15 अंकों से असफल हो जाता है। दोनों सेम डायरेक्शन में घट जाएगा तो अंतर है 30 का, और उधर 20% और 25% में अंतर है 5% का। बताएं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो 100 से 5 से काटेंगे 6 बार 600। चलिए सेक्शन जी में बोलेंगे 10 से लेकर 20 तक। सेक्शन जी का 10 से 20 तक सब ठीक है। बोलेंगे 20 से 25 तक, 20 से 25 तक, 20 से 25 तक। चलिए हो गया। बोलेंगे 25 से लेकर 30 तक, 25 से 30 तक। चलिए सब खत्म। सेक्शन एच एक बहुत परेशान हो रहे हैं भाई। सेक्शन एच पे हम आ रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मुराद पूरा कर देते हैं। अगला बार से तो हम मुराद कुछ और पूरा करेंगे। थोड़ा मिर्गी लगा दिया इतना। ये लिखा है किसी देश में गेहूं जितना भी उत्पादन होता है, किसी देश में गेहूं का जितना भी उत्पादन होता है उसका 4% चूहा खा जाता है। टोटल जितना भी उत्पादन होता है उसका 4% चूहा खा जाता है, और तब 280 मिलियन टन गेहूं का आयात होता है। 280 मिलियन टन गेहूं का आयात हुआ कब? जब चूहा खा गया तब। यानी चूहा खाने के कारण 280 मिलियन टन मंगवाया गया। तब 280 मिलियन टन का हम 4 से तुलना कर देंगे क्योंकि उधर 280 मंगवाना पड़ा चूहा खाने के कारण, इधर चूहा खाया है 4। निकालना उसको गुना कर। यदि 7% गेहूं चूहा खा जाता तो 280 मिलियन टन गेहूं और अधिक आयात होता। देश में गेहूं का राष्ट्रीय उत्पादन क्या? यदि यह मान लिया जाए कि गेहूं का उत्पादन देश में उसकी मांग इतना ही है, यानी यहाँ उतना ही उत्पादन होता है जितना जरूरत है, लेकिन ये 4% चूहा खा गया जिसके वजह से 280 मिलियन टन मंगवाना पड़ा। तो यहाँ पूछ रहा है गेहूं का उत्पादन कर रहा है कि देश में गेहूं का राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। तो हम बोले इधर खाया है 280 और यहाँ रेशियो में दिख रहा है 4। टोटल उत्पादन पूछ रहा है तो 100। अथवा यहाँ पर कह रहा है कि 4% गेहूं चूहा खाया तो 280 मिलियन टन गेहूं का आयात हुआ। यदि 7% गेहूं खा जाता, 7% गेहूं खा जाता तो 210 मिलियन टन गेहूं और अधिक आयात होता। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, इधर आपका कह रहा है कि किसी देश में गेहूं का जितना भी उत्पादन होता है उसका 4% गेहूं चूहा खा जाता है और तब 280 मिलियन टन गेहूं का आयात होता है। यदि 7% चूहा खा जाता तो 280 मिलियन टन अधिक आयात होता। इधर कह रहा है कि 210 मिलियन टन और अधिक आता। कब? जब 7% खा जाता तब। तो इधर 4 से 7 3 अधिक है, निकालना है उसको टोटल तो 100 से, या हम बोले पहले 4% में 280 मिलियन टन खाया और फिर 210 और, तो ये टोटल मिलाकर हो जाएगा 490। अब इधर आपका हो जाएगा 490 और उधर हो जाएगा टोटल 7। निकालना है टोटल उत्पादन तो 100 से गुना। अब किसी को भी काटिए आपका आंसर वही आएगा 7000। यहाँ भी काटिएगा तो आंसर वही आएगा, यहाँ भी काटेंगे तो आंसर वही आएगा।
तो अब ऐसे करिए या ऐसे करिए या ऐसे करिए, पूछने वाले भारी गधा थे। अब क्या बोला जा सकता है, इसमें मिस होने की कोई बात है? जितना बार पूछा उतना बार क्वेश्चन पढ़ता तो ऐसे ही बन जाता। अब मैट्रिक में पढ़ने के क्रम में एक क्वेश्चन छूट गया, उसके बाद इंटरमीडिएट भी बाबू साहब कर लिए, ग्रेजुएशन भी कर लिए। ग्रेजुएशन करने के बाद घर पर आए तो जो स्कूल वाला टीचर से ट्यूशन पढ़े थे वहां पर जाके फिर वही बात बोलते हैं कि सर आपसे मैट्रिक में पढ़े थे ना, तो एगो क्वेश्चन छूट गया था, वो बताए नहीं थे, बता दीजिए। अब सोचिए वो गधे इंटरमीडिएट कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद भी अभी वो प्रयासों नहीं किया है, ऐसे ही बन जाना था। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, क्या बोले। चलिए आइए सेक्शन एच। सेक्शन एच में जल्दी से कमेंट करिए। 4, 7, 15। 4, 7, 15 ये है 4 नंबर लिखा हुआ है। कर अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपया में 2 अंडा कम मिलेंगे। लिखा हुआ है 24 रुपया में 2 अंडे कम मिलेंगे। तो पहले भी 24 रुपया का खरीदता था, अब भी, लेकिन रेट बढ़ गया 20%। तो इतना का 20% हम निकालेंगे, तो 20% निकालने के बाद ये इतना रुपया आया, काट कूट के जो भी आ जाए इतना रुपया, इतना ही रेट बढ़ा है जिसके वजह से 2 अंडा कम खरीदा, यानी 2 अंडे का कीमत ही ये है, रेट बढ़ा है जो। तो इसका 2 से भागा दे देंगे तो ये 1 अंडे का बढ़ा हुआ कीमत निकल जाएगा। अंडे का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या है, तो ये वर्तमान कीमत ही निकल गया बढ़ा हुआ। तो अब आपसे पूछ रहा अंडा का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या होगा, तो 1 अंडे का कीमत इतना निकल गया, तो 12 अंडे का कीमत तो 12 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, तो अब आप यहाँ पर काट छाट दूसरे स्टाइल में करिए। यहाँ से ही कट गया 12, अब बोलिएगा गुना ऐसे ही कर लीजिए, उसके बाद दशमलव बैठा लेंगे, या तो काट छाट भी कर सकते हैं। परसेंट हटाएंगे तो बोलेंगे बट्टा में 100, 1 को काट लीजिए बस। अब बोलेंगे बराबर है 44 से 144 दूनी तो 288, 1 अंक के बाद दशमलव तो 28.8। अंतिम में 0 देने का अधिकार होता है। हो गया? दिक्कत हो समझने में तो आप बोलेंगे फिर से समझा दूं। अगर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं है तो आप कमेंट में लिखिए तो फिर से समझा दूं। चलिए 4 के बाद 7 नंबर, ये है 7 जो मेंस में भी पूछा है। तो मेंस रहे या पीटी उससे कोई दिक्कत नहीं, सभी तरह का एग्जाम में रहता है। अंडों के दामों में 25% की गिरावट होने पर, अंडों के दामों में 25% की गिरावट होने पर 162 रुपया में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अंडा के दाम में 25% गिरावट होने पर 162 रुपया में, ये जो 162 है इसको माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हम इसी चीज के कारण समझाए थे कि ये जो 162 रुपया पहले भी वो इतना ही रुपया का खरीदता था, अब भी इतना ही रुपये का खरीदेगा। कसम खाए हुए, चाहे रेट बढ़ जाए चाहे घट जाए, जितना का हम पहले खरीदते थे उतना ही का अभी भी खरीदेंगे। अगर रेट सस्ता हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा मिलेगा तो हम ज्यादा खाएंगे, अगर रेट घट जाएगा तो कम खा के संतोष करेंगे, लेकिन खरीदेंगे इतने रुपया का। पिछले दिन हल्का सा उसको एक्सप्लेन करके एक दुकान पर समझाए थे, वो चीज ध्यान रखिएगा। तो कर अंडे के दाम में 25% की गिरावट होने पर,
162 रुपया में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडा अधिक खरीदता है। तो बोलिए 162 का खरीदता था तो 25% गिरावट हो गया था, इतना का 25% निकालेंगे, या तो फिर 25% का मतलब 1/4 लिख दीजिए, बात बराबर है। तो अब सीखे हुए हैं, ये है भिन्न के रूप में, तो डायरेक्टली लिखे 1/4। तो अंडा के दाम में 25% गिरावट, तो इतना का 1/4 यानी इतना रुपया गिरावट हुआ, यानी इतना रेट घटा, हमारा पैसा इतना बचा, रेट गिरावट होने के वजह से इतना पैसा बचा। अब इस पैसे को पॉकेट में नहीं रखे, बल्कि कह रहा है कि 162 रुपया में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडा अधिक खरीद सकते हैं। तो ये जो पैसा बचा उसी पैसा से ना 2 दर्जन अंडा अधिक खरीदेंगे, तो यहाँ पर 2 दर्जन। अब यहाँ पर पीस के रूप में अगर लिखेंगे तो 2 दर्जन का मतलब 12 दूनी 24। अगर दर्जन के रूप में लिखेंगे तो आप सीधा लिखेंगे 2। अगर 2 लिखेंगे तो ये दर्जन है तो आंसर भी दर्जन में आएगा। अगर यहाँ पीस लिखेंगे 24 तो आंसर भी पीस में आएगा। अब देखते हैं आगे पूछ क्या रहा है। बताइए मूल रूप से प्रति दर्जन अंडा की कीमत क्या थी? मूल रूप से प्रति दर्जन अंडा की कीमत क्या थी मतलब पहले। तो अब ये आपका प्रति दर्जन कीमत निकल गया, लेकिन ये वर्तमान वाला निकला है, कमी होने के बाद वाला प्रति दर्जन निकला। हमको पूछ रहा थी यानी पहले वाला। तो आप बोलिए ये कमी के बाद का तुलना कमी के बाद से, तो 25% की कमी, तो 25% का मतलब 1/4 यानी पहले था 4, कमी हुआ 1, तो अब हो गया 3। तो वर्तमान का तुलना वर्तमान से, पहले वाला तो पहले वाला से गुना। अब बोलिए ये तो 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 से 4 ये खत्म, और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, अब 3 से काटेंगे तो 27, यानी आपका आंसर हो जाएगा 27 रुपये प्रति दर्जन। दर्जन में ही था इसीलिए इसको हम पीस में नहीं बदले, तो आपका हो गया 27 रुपये प्रति दर्जन। अगर ना समझ में आए हो तो आप तुरंत पूछ लेंगे, कमेंट में तुरंत लिखेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट 7 के बाद प्रश्न संख्या हमें 15 दिखाई दे रहा है। इसके पहले लगता है कोई 8, 9, 11 ये सब लिख रहे थे। जरा एक बार फिर से कमेंट में लिखिए, जल्दी से लिखिए। शायद 11 नंबर पे थे। इसके बाद जल्दी से आप नंबर लिखिए, दिखाइए, नीचे कमेंट करिए, नीचे 9 नंबर, यह है 9, 1, 11 छोड़ दीजिए। 9 नंबर, पेंसिल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 1 रुपया में 5 पेंसिल अधिक प्राप्त करता। 1 रुपया है, ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है, कह रहा है पेंसिल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 1 रुपया में 5 पेंसिल अधिक खरीदता है। तो 20% कमी हो गया, तो इतना का 20%, या तो 20% का मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 20% मतलब 1/5। तो 1 रुपया का 1/5 निकालेंगे तो ये इतना रुपया कमी हुआ, और ये जो कमी हुआ तो ये पैसा पॉकेट में बचता, जिसके कारण 5 पेंसिल अधिक खरीदा, यानी 5 पेंसिल का कीमत इतना है। तो 1 पेंसिल का तो 5 से भाग दे देंगे तो 1 पेंसिल का कीमत निकल जाएगा। ये कमी के बाद है। तो कमी के बाद 1 रुपया में कितने पेंसिल प्राप्त करता है? कमी के बाद 1 रुपया में कितना पेंसिल प्राप्त करता है? तो ये कमी के बाद ही तो है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंडीशन दे दिया है कि 1 रुपया में कितना पेंसिल प्राप्त करता है। तो हम बोले कि ये जो आपका है पेंसिल के मूल्य में 20% की कमी, तो 1 का 1/5 यानी इतना रुपया कमी हुआ, इतना रुपया कमी हुआ, जिसके कारण 5 पेंसिल अधिक खरीदा। तो 5 से भाग दे दिए तो 1 पेंसिल का कीमत निकल गया। ये आपका 1 पेंसिल का कीमत निकल गया। तो आपसे पूछ रहा 1 पेंसिल का कीमत इतना है, लेकिन आपसे पूछ रहा कमी के बाद 1 रुपया में कितने पेंसिल प्राप्त करता है।
तो हम बोले एक पेंसिल का कीमत इतना, लेकिन यहाँ पर अब समझना है, ऐसे हम डायरेक्ट बता रहे हैं इसको शॉर्ट में, लेकिन अभी नहीं समझाए थे, लेकिन अभी समझा देंगे। अभी नहीं समझाए तो उसके आधार पे कैसे बनाएंगे जो पहले बोल लेते हैं। तो हम बोले कि ये एक पेंसिल का कीमत निकल गया, तो मूल बट्टा के ऊपर बट्टा तो ये नीचे चला आएगा, तो एक पेंसिल का कीमत हो गया 1/25 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा, इतना रुपया में एक पेंसिल, बोलिए इतना रुपया में एक पेंसिल आया, तो आपसे पूछा जा रहा है 1 रुपया में कै पेंसिल। तो बोलिए इतना रुपया में एक पेंसिल, यानी कम पैसा में एक पेंसिल। तो अब 1 रुपया है जो इसके अपेक्षा ज्यादा है, तो अब पेंसिल की संख्या ज्यादा होगा, यानी उलट के गुना। तो आपका आंसर हो गया 25 पेंसिल। देख लीजिए आंसर होगा आपका 25 पेंसिल। लेकिन इसमें आपको परेशानी है, आप ऐसे समझिएगा ना, तो ये लिखे फिर ये लिखे तो समय भी लग गया। अब देखिए यहाँ पर एक रास्ता हम बताते हैं, ऐसे ये प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पिछले दिन बोले थे कि ऐसा प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस में भी रहता है, लेकिन वहाँ पर दूसरा चीज रहता है। वही एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, जो कि बाकी सब ठीक था, लेकिन इसको देखिए हम डायरेक्ट कैसे समझाते हैं। जिंदगी भर इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, सब्जी खरीदने जाइए या कोई वस्तु, पेन खरीदिए, चाहे जो भी खरीदिए, आप कुछ भी खरीदिएगा अपने जिंदगी में, आप इसको यूज कर सकते हैं। जब भी हमेशा ना ऊपर रुपया और नीचे वस्तु लिखिएगा, कभी भी ऊपर में हमेशा रुपया को लिखिएगा और नीचे वस्तु को लिखेंगे। पूरे लाइफ में आप डायरी में लिखिए, या मार्केट में खरीदने के लिए कुछ गए तो हिसाब किताब कर रहे हैं, हमेशा अपने लाइफ में आप इसको रखेंगे कि हमेशा ऊपर में रुपया और नीचे में वस्तु। कहिएगा कि सर इससे फायदा क्या होगा। मान लेते हैं कि आप 100 रुपया खर्चा करके कलम खरीदने गए और 100 रुपया खर्चा किए और आप 25 कलम खरीदे, 100 रुपया खर्चा किए और 25 कलम खरीदे, तो जैसे ही आपका ऊपर रुपया नीचे वस्तु से फायदा ये है कि अगर यहाँ लाइन ऐसे खींचिएगा ना, तो ये एक वस्तु का कीमत निकल जाता है। ऊपर रुपया नीचे वस्तु, यानी रुपया में वस्तु की संख्या से भाग देते हैं तो वो एक वस्तु का कीमत निकल जाता है। तो हम बोले एक वस्तु का कीमत कितना है, तो हम बोले 4 रुपया है। तो एक वस्तु का 4 रुपया, तो 25 वस्तु का 25 100 रुपया ही ना हो रहा था। हम आपको कुछ नहीं, अभी हम यही बोले कि मान लेते हैं कि आप 500 रुपया लेकर मार्केट में गए, 500 रुपया, और 25 गो कलम खरीद कर लाए, एक जैसा कलम, सब एक ही वैरायटी वाला था, 25 गो खरीद के लाए। तो हम बोले कि ऊपर रुपया और नीचे वस्तु डायरी में मेंटेन करेंगे। अब आपको एक वस्तु का, एक पेन का कीमत का जरूरत पड़ेगा तो केवल भाग दे दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 25 × 5 = 20। तो तुरंत आप बोल दीजिएगा सीधा कि 20। हम बोले कि ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो एक कलम का निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अब थोड़ा सा और समझिए। हम बोले ऊपर रुपया और नीचे वस्तु लिखते हैं, ऊपर रुपया और नीचे वस्तु। अब थोड़ा सा समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो अगर ऊपर रुपया नीचे वस्तु लिखते हैं तो ये बट्टा खींचते हैं ना, तो एक वस्तु का कीमत निकल जाता है। लेकिन एक वस्तु का कीमत हमें नहीं चाहिए। हमें अगर जरूरत पड़ जाए कि ठीक है 500 रुपया में 25 गो हम कलम खरीद रहे हैं, 500 रुपया में 25 गो कलम खरीद रहे हैं, मन में विचार है कि 100 रुपया में कै गो हम खरीद सकते हैं, तो कोई बात नहीं। ऐसे अगर हम बट्टा खींचते हैं तो एक वस्तु का कीमत निकला, लेकिन यहाँ कंडीशन आ गया। क्या कंडीशन आ गया कि 100 रुपया में कै गो खरीदेंगे, तो ऊपर में रुपया नीचे में वस्तु है ही, और अब 500 रुपया में आप नहीं चाह रहे, केवल 100 रुपया में कै खरीदेंगे ये पता करना है। तो ऊपर 100 को बचा के रखिए,
क्योंकि आपको जरूरत है कि 100 में कै गो खरीदेगा, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु रहता है, तो ऊपर में 100 को बचा के रखिए, बाकी सबको काट दीजिए। तो 5 से काटेंगे ये 5 बार, तो ऊपर में 100 बचा हुआ है, तो हम बोलेंगे ऊपर में रुपया रहता है और नीचे में तो वस्तु ही रहता है। तो ऊपर में 100 बचा है, यानी ऊपर में 100 रुपया है और नीचे में 5 बचा है, यानी 5 वस्तु है, यानी बोलेंगे 100 रुपया में 5 की दर से। अगर आपको प्रश्न में ऐसा जरूरत पड़ जाए कि 50 रुपया में कै वस्तु खरीदेगा, तो आपको मालूम है कि 500 रुपया में 25 वस्तु, तो अगर बट्टा कर दिए तो एक वस्तु का कीमत निकल गया। लेकिन आपको जरूरत है कि 50 रुपया में कै गो, तो 50 को ऊपर में बचा के रखिएगा, बाकी को काट दीजिएगा। तो 50 बचाएंगे तो 10 से ऊपर में भागा और 10 से नीचे में भी भागा, तो 10 से नीचे में भागा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2.5। तो ऊपर में 50 बचा तो नीचे में 2.5, यानी 2.5 कलम खरीदे। मेरा मतलब तो कलम है तो 2.5 होगा नहीं, लेकिन ये तो आपको बताए कि अगर सब्जी रहता तो 2.5 kg आप कह सकते थे। तो यहाँ संख्या रहता जब भी पूर्ण होता, तो 50 रुपया में पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो इससे आपको दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कह दे कि 25 रुपया में कै कलम, तो तुरंत ऊपर में 25 बचा के रखिएगा। तो ऊपर में 25 को बचा के रखेंगे, तो आप जल्दी से ध्यान दीजिए, 25 बचाने तो 25 से भी पूरा नहीं कट रहा है। मान लेते हैं कि अगर 200 रुपया में कह दे कि या 100 कह दे, तो 100 से काटेंगे 5, तो यहाँ सीधा बोलेंगे 100 रुपया में 5 की दर से। मेरा कहने का मतलब है कि ऊपर में तो ये रुपया ही है ना, ये ऊपर में रुपया है। अब हम बोले कि इतना रुपया के कारण 5 पेंसिल अधिक खरीदा, तो ये नीचे में वस्तु की संख्या 5 कलम अधिक खरीदा, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो ऊपर में रुपया है और नीचे में वस्तु है, तो 5 वस्तु का कीमत कितना है, तो हम बोलेंगे 1 गुना 1/5, यानी 1/5। लेकिन कंडीशन है कि कमी के बाद 1 रुपया में कितना पेंसिल प्राप्त करता है, तो ऊपर में केवल 1 को बचा के रखिए, बाकी सबको हटा दीजिए। तो मूल बट्टा के ऊपर बट्टा, तो ये नीचे चला आएगा, तो नीचे हो जाएगा 5 5 25 और ऊपर होगा 1। तो ऊपर में रुपया और नीचे में वस्तु है, यानी बोलेंगे 1 रुपया में 25 की दर से। हो गया 1 रुपया में कितने पेंसिल प्राप्त करता है, तो 25। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो अभी डरिएगा नहीं, क्योंकि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे और वहां पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर कंडीशन शुरू से ही बताते चलेंगे। ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हिंट दे दिए हैं, जो कि समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो एक एक नियम से निकाल लीजिएगा। इसके बाद आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा था। 11 नंबर हम खुद बताए हैं, 11 नंबर को ही हम बनाए हैं, तो 11 में दिक्कत की बात नहीं है। करा चावल के मूल्य में 2% की कमी की गई, तो पहले चावल का परसेंट में है तो कीमत हम 100 मान लेते हैं, अब 2% की कमी कर देंगे तो 98। चावल के मूल्य में करा 2% की कमी कर दी गई, तो 100 से घटकर हो गया 98, ये मूल्य है। अब करा जिस धनराशि से पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदता था, तो करा जिस धनराशि से पहले 49 किलोग्राम कोई फिक्स धनराशि था, इसी से उसको खरीदना था। जैसे यहाँ पर पहले 100 रुपया का खरीदा था, अब रेट घटा तब ना 98 हो गया, तो ये फिक्स किए हुए था कि कुछ पैसा का ही हम खरीदेंगे। लेकिन कह रहा चावल के मूल्य में 2% की कमी की गई। जिस धनराशि से पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पर ये आपका भार दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर रेशियो मूल्य का है। तो ये मूल्य का रेशियो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि निश्चित राशि भार का है, तो भार का तुलना भार से निकालना है भार, तो भारे का रेशियो चाहिए, इसलिए इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हम बोले इसका भार का रेशियो अगर निकालना चाहेंगे तो ये निकल जाता है। कैसे?
तो हम बोले कि चावल का रेट बढ़ेगा तो उस पैसा से आप कम मात्रा में खरीद पाएंगे, अगर रेट घटेगा तो उसी पैसा से ज्यादा खरीद पाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि उसका विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती मतलब उल्टा, तो इसको उलट करके लिख दीजिए, तो ये आपका भार का रेशियो हो गया। अब इसको आप देखेंगे तो मन में कंफ्यूजन होगा, इसको अब आपको बिल्कुल ही नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि अब आपका भार का रेशियो आ गया। तो आप बोलिए भार का रेशियो है, तो जिस पैसा से पहले 98 किलोग्राम खरीदते थे उसी पैसा से रेट घट गया है, जिसके वजह से हम 100 केजी खरीद सकेंगे। रेट घट गया है तो जिस पैसे से हम 98 किलोग्राम खरीद सकते थे, तो यानी फिक्स राशि उसके पास 98 था, तो अब कह रहा है जिस पैसे से इतना खरीदा जा सकता था उससे अब 100 केजी खरीदा जाएगा। तो बोलिए पहले 49 किलोग्राम, यहाँ पर है 98, अब उससे कितना खरीदेंगे? तो 100 से गुना, 49 से कटेगा 2 बार और ये 2 से कटेगा 50 बार। इस मेथड से करेंगे तो सेकंड भर में आप बना सकेंगे, और ये मेथड यूज नहीं करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा आप परेशान हो जाएंगे एक्स मानकर, और साथ समझ में भी बेसिक भी आपको ना समझ में आएगा। जल्दी से आप बोलेंगे। ये क्वेश्चन आज तक का रिकॉर्ड है, बैच में हम बताते हैं ना, कोई भी बैच हो, फाउंडेशन बैच, ऑफलाइन हो, चाहे जो भी, तो मुश्किल से 15 मिनट इस पर टाइम देते हैं, मात्र 15 मिनट। ये जो सेक्शन एच है आज तक का रिकॉर्ड है, 20 साल से पढ़ा रहे, ये 15 मिनट से ज्यादा आज तक कभी लगा ही नहीं है। इस बैच में पूरा एक एग्जाम्पल दे दे के क्वेश्चन बना बना के समझाए, एक एक क्वेश्चन को टाइप दे दे के समझाए। सेक्शन एच की बात कर रहे हैं, केवल इस क्वेश्चन की नहीं। कोई भी फाउंडेशन बैच में हमारे यहाँ ऑफलाइन में अगर आप में से कागो जुड़े होंगे तो आप सोच कर देखिए कि किसी बैच में 15 मिनट में से ज़्यादा हम इस पूरा सेक्शन एच में टाइम दिए हैं, और कोई भी स्टूडेंट आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे। लेकिन आपका बैच में एक दिन पूरा, आज भी पूरा टाइम, यानी इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमको 5 क्लास में बैच खत्म करना है तो 5 क्लास का मतलब 5 घंटा। 5 घंटा में जितना क्वेश्चन बताया जा सकता उतना ही बताना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि 15 मिनट का चीज 2 घंटा में भी पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए आगे। करा गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपया में 50 ग्राम गेहूं खरीद सकता है। 1 रुपया में, करा गेहूं का मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपया में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीदता है। 10% कमी यानी 1/10 कमी, इतना रुपया रेट घटा जिसके वजह से 50 ग्राम अधिक खरीदानी। 50 ग्राम का ही कीमत ये है, तो 1 ग्राम का कीमत तो पूरा ये 1 ग्राम का हो गया। तदनुसार कमी से पहले 1 रुपया में कितना गेहूं खरीद सकता है? कमी से पहले, तो हम बोलेंगे कमी से पहले, तो ध्यान दीजिएगा 10% डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, परसेंट में भी, फ्रैक्शन में भी, तो किसी से भी करिए कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। परसेंट में ही डायरेक्ट बोल देते हैं या भिन्न में, किसी से बोलिए, चलिए परसेंटेज से बोल देते हैं। तो अब बोलिए पहले से कीमत था 100, अब रेट 10 घट गया तो हो गया 90, तो बोलिए कमी के बाद का तुलना कमी के बाद से पूछ रहा है पहले वाला, तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपया में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। तो पहले वाला 100 है, पहले का रेशियो 100 था, अब 10 घट गया तो 90, अब का तुलना अब से पहले वाला निकालना है, पहले वाला। लेकिन यहाँ कंडीशन है,
तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपया में कितना गेहूं खरीद सकता है। तो 1 रुपया ऊपर बचा के रखना, बाकी सबको काट देना है। तो मूल बट्टा के ऊपर बट्टा, तो 10 तो नीचे चला आएगा, 10 नीचे आने का मतलब 1 शून्य ये हट जाएगा और 1 शून्य ये भी। अब बोलिए ऊपर में केवल 1 बच रहा है ना, तो ऊपर में 1 यानी ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो 1 रुपया में कितना, तो हो गया 9 पंचे 45, 450 ग्राम, ये ग्राम में है। ऊपर में रुपया तो ऊपर में 1 लिख देते हैं और नीचे हो गया 9 पंचे 45, 450। ऊपर में 1 रुपया है ही और नीचे में मात्रा होता है। ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो हम बोलेंगे 1 रुपया में कितना, तो 450 ग्राम। 1 रुपया में कितना, तो आपका आंसर हो गया 450 ग्राम। ऊपर रुपया और नीचे वस्तु होता है। बात समझ में आया? नेक्स्ट, इसके बाद 15 नंबर, ये है 15। करा जब एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपया से बढ़ जाती है, पहले की अपेक्षा 6,000 रुपया बढ़ जाती है, तो पहले हम P1 रुपया मान लेते हैं और बाद वाला P2। तो करा 6,000 रुपया बढ़ जाते हैं, यानी P1 P2 का अंतर कितना होगा, 6,000। मेरा मतलब P2 में से P1 को घटाएंगे, P2 में से P1 को घटाएंगे तो 6,000 प्राप्त होगा। मेरा मतलब हम ये पहले वाला मान लिए, ये बाद वाला। आप कहेंगे कि सर पहले वाला P मान लेते हैं और बाद वाला 6,000 अधिक है, तो P प्लस 6,000 कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन बन जाएगा, तो फिर बाएं दाएं करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट। हालांकि ज्यादा का अंतर नहीं होगा, इससे इक्वेशन बनेगा, लेकिन P1 P2 मानेंगे तो बीच में प्लस माइनस सिंबल नहीं आया तो रेशियो निकलेगा, और रेशियो से फिर तुलना कर सकते हैं। तो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसी से करते हैं क्योंकि हम रेशियो पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रेशियो समझना भी आसान होता है, कैलकुलेट करना भी आसान होता है इक्वेशन की अपेक्षा। करा जब एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपया से बढ़ जाते हैं, यानी पहले वाला है P1, अब वाला है P2, यानी इससे ये 6,000 ज्यादा, यानी इन दोनों का अंतर 6,000 है। तो कह रहा है कि तब उसके द्वारा भुगतान किए गए टैक्स दर 18% से घटकर 15% होता है। यानी पहले टैक्स 18% देता था, अब टैक्स 15% देता है। कर यदि दोनों स्थिति में 25% आयकर मुक्त है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जितना भी आय है उसका 18% उसको टैक्स देना पड़ता था। तो जितना भी कमाया, घर पर आया पैसा लेके, उसके बाद सोचा चले हम इतना कमाए हैं तो इसका 18% निकालते हैं, तो इसका 18% निकाला, इतना आया, वो पॉकेट में डाल लिया और चल गया इनकम टैक्स में देने के लिए वहां पर। तो वहां पर गया तो पता चला कि अच्छा आज जो भी जमा कर रहा है ना उसको 25% टैक्स फ्री है, यानी उसको मुफ्त है, 25% छूट है। तब बोलिए जितना भी आय था उसका 18% निकाल कर वो टैक्स देने के लिए जा रहा था, वहां गया लेकिन ऑफिस में पता चला आज 25% छूट है। तो जितना रुपया लेके गया उसमें 25% छूट दे दिया, यानी पैसा उसको पेड करना पड़ा कितना, 75%। तो इतना टैक्स दिया। और कह रहा है ना यदि दोनों स्थिति में, यानी ये वाला में भी आपका तो 75% ही देगा। तो कह रहा है कि उसकी प्रारंभिक आय क्या थी, जबकि दोनों स्थिति में समान कर का भुगतान किया, यानी पहले वाला और ये इसका आय बढ़ जाने के बाद भी टैक्स है जो दोनों स्थिति में बराबर ही भुगतान किया है। तो परसेंट से ये परसेंट 75 कट गया, ये परसेंट से ये परसेंट, 3 से कट गया यहाँ पर 6 और 3 से कट गया 5। तो P1 और P2 का रेशियो गुणांक पलट जाएंगे, 5 इधर और 6 इधर। आप बोलिए यहाँ पर प्रारंभिक आय है और ये वृद्धि के बाद है। प्रश्न में कह रहा है उसका आय 6,000 बढ़ा, यहाँ रेशियो में देखिए कितना आय बढ़ा है भाई, पहले से इसका आय 1 बढ़ा है, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से निकालना, उसको गुना। अब आपसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है तो उसकी प्रारंभिक आय क्या थी। तो प्रारंभिक आय तो जल्दी से 5 से गुना कर देंगे, तो 6 पंचे 30 पर 3 शून्य, यानी 30,000, जो कि आपका ऑप्शन बी है। इस तरह से अगर नहीं समझ में आया है तो आप बोलेंगे फिर से हम सॉल्व कर दूं, समझ में आ गया तो ठीक है। यहाँ से सब रेशियो में अनुपात के प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर आधारित सीखे थे, वही वाला है। और ये तो रेशियो में ढेर सारे क्वेश्चन सीखे थे, तो बन गया होगा, नहीं बना होगा तो आप पूछ लेंगे।
जल्दी से आगे का नंबर हमें टाइप करके दिखाइए। ये प्रश्न संख्या 15 के बाद 15 के बाद आगे का क्वेश्चन नंबर जल्दी से आप बताइए। पंद्रह के बाद 15 के बाद जो भी पूछना चाहते हैं, चलिए इसमें खत्म हो गया। कोई नहीं पूछ रहे कि कमेंट आ नहीं रहा, फंस गया क्या? फिर 15 के बाद 19। करा ए और बी के वेतन का जोग 25,000 है। ए और बी के वेतन का जोग 25,000 है। बे अपने वेतन का 75% खर्च कर, बे अपने वेतन का, बे का मतलब यहाँ पर हो गया ए और बी, सी जैगो रहेगा सब के लिए। तो करा ए और बी अपने वेतन, ए और बी के वेतन का जोग 25,000 है। बे अपने वेतन का 75% खर्च करते, यानी ए भी और बी भी। उनकी बचत का अनुपात 14:11 है। हमरा ये बचत का दिया हुआ, जबकि ये निश्चित राशि वेतन है यानी आय है। तो अब ये हमें बचत नहीं चाहिए। कितना बार समझाएं कि बचत नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? आय। तो इसको आय में बदलना है। तो 75% डायरेक्ट परसेंट से भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शन से भी बोल सकते हैं। तो 75% का मतलब 3/4। तो बे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। वेतन में क्या लगे यानी 3/4 खर्च करते हैं। तो वेतन है 4 तो खर्च है 3, तब बोलिए बचत कितना होगा? हम बोले 75% का मतलब होता है 3/4। तो ये वेतन में क्या लग गया? वेतन होगा 4, तब बोलिए खर्च होगा 3, तो बचत कितना? तो आय में से खर्च को घटा देंगे, बचत है। तो बचत का तुलना बचत से यानी 1 से। निकालना है वेतन तो 4 से। उसी तरह से यहाँ भी, तो इसका भी तुलना 1 से, निकालना है 4 से। तो ये कटेगा तो रेशियो वही ना रह जाएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है, संजोग है कि जो बचत का रेशियो है वही कट कूट के आय का भी रेशियो आ गया। तो आप जरा ध्यान देंगे, उनके वेतन का पता लगाइए, उनके वेतन का यानी दोनों का। तो अब बोलिए ए और बी टोटल का वेतन इतना, यहाँ पर 14 और 11, तो 14 + 11 यानी 25 निकालना है प्रत्येक का। तो इससे ये कटेगा 1000 बार। अब इसका तो 14 से गुना करेंगे 14,000, 11 से गुना करेंगे 11,000। तो आपका आंसर होगा 14,000 और 11,000, यानी आपका आंसर है बी। नेक्स्ट, सेक्शन आई। सेक्शन आई सेक्शन आई पे आ जाइए जल्दी से। ये होमवर्क दिया हुआ था, ये सब देने का जरूरत नहीं था। ये हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं है ये सब चीज बताने का, क्योंकि परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में वेन डायग्राम यूज होता है, वो भी 1-2 लेकिन इतना सारा क्वेश्चन आगे दुनिया भर का क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन हमारा सोच केवल इतना ही होता है कि होमवर्क देते हैं तो आप बनाएंगे, लेकिन हराम खोर को क्या फर्क पड़ता है। चलिए जल्दी से बोलेंगे। सेक्शन आई 1 से लेकर 10 तक प्रश्न संख्या 6 से पहले अगर कोई हो तो आप लिखेंगे। ये रेशियो नहीं है, डायरेक्ट निश्चित राशि है, क्योंकि निश्चित दिया हुआ उसका 2/3 भाग 4/5 भाग कह रहा है। हम बोले कि 100 लड़का हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, 1/4 लड़का भाग गए, तो सीधा 1/4 भाग गए, यानी क्या गो भाग गए? 25 गो। तो निश्चित राशि ही 25 रहा, ये रेशियो नहीं है। तो डायरेक्ट ये निश्चित राशि है, डायरेक्ट कर लेंगे। तो कह रहा है एक विशिष्ट लदान में 120 नई कारें हैं। कह रहा है एक विशिष्ट लदान में
एक विशिष्ट लदान, लदान का मतलब उस पर लादा गया हो, कोई गाड़ी आता है तो ट्रक पर लोड होता है ना, छोटा छोटा गाड़ी ढेर सारा, तो कह रहा है एक विशिष्ट लदान में 120 नई कारें हैं, जिनमें से 2/3 कारों में रेडियो लगे हुए थे। रेडियो लगा हुआ वाला कार, रेडियो मिर्ची सुनना है तो रेडियो लगा हुआ कार, रेडियो वाला, उतना रेडियो सिर्फ लिख दिए। और 2/5 कारों में एयर कंडीशन, एयर कंडीशन तो आज के डेट में सभी गाड़ी में रहता है। करा एक विशिष्ट लदान में 120 नई कारें हैं, टोटल निश्चित राशि कितना है ये लिखने की जरूरत नहीं, हम समझने के लिए डिजाइन बना देते हैं। जिनमें से 2/3 कारों में रेडियो लगे हुए हैं, 2/3 कारों में रेडियो लगे हुए हैं, 2/5 कार में एयर कंडीशन लगे हुए हैं। यदि 20 कारों में ना तो रेडियो और ना ही एयर कंडीशन लगे हुए हैं, 20 में न रेडियो न एयर कंडीशन लगे हुए थे, तो इस परेशान में कितने कारों में रेडियो और एयर कंडीशन दोनों लगे हुए थे? तो रुकिए, 2/3 कार में रेडियो लगा हुआ, तो रेडियो लगा हुआ ये पूरा सर्किल है, रेडियो वाला ये पूरा सर्किल। तो 120 का 2/3, 3 से काटेंगे 40 बार, 3 से कटेंगे 3 × 12 तो 40, 2/3 है, 3 से 40, 40 दूनी 80। तो रेडियो लगा हुआ कार कै गो है? 80 गो। 80 का मतलब ये पूरा सर्किल है। कहिएगा ऊपर में क्यों लिखे, यहाँ क्यों नहीं लिखे? तो ये पूरा सर्किल में 80 है, तो इधर भी लिखा जाता है, इधर भी, यहाँ दोनों वाला, यहाँ केवल वाला। आगे कह रहा है 2/5 कारों में एयर कंडीशन लगे, तो ये पूरा सर्किल है एयर कंडीशन का, ये पूरा सर्किल है एयर कंडीशन का। तो बोलिएगा 2/5, 2/5, 24 पंचे 20 से 24 दूनी 48, 48 को है जो एयर कंडीशन वाला। अब रुकिए, इसको 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 सबको जोड़िए, जोड़ने के बाद इतना आ रहा है कि उससे ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा बीच वाला 2 बार काउंट होता है। तो अब चलिए जल्दी से काउंट करेंगे, तो हम बोलेंगे 80 + 20 100, 100 + 48 यानी 148। तो 120 से कितना ज्यादा है 148? तो हम बोलेंगे 120 से 48 कितना ज्यादा है? तो 20 20 40 8 यानी 28 ज्यादा है, यानी 28 है जो 2 बार काउंट हो गया होगा। इसका मतलब 28 को हम बीच में लिख दिए। तो अब 80 में से 28 इधर, तो इधर बचा कै गो? तो अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपका केवल इतना ही पूछ रहा था। तो इस प्रोसेशन में कितने कारों में रेडियो और एयर कंडीशन दोनों लगे? दोनों वाला ही पूछ रहा है, तो आगे अब घटा उठा के लिख के क्या फायदा है? तो अब दोनों वाला निकल गया, तो डायरेक्ट आंसर दीजिए 28। ऐसे यहाँ पर केवल रेडियो निकालना है, तो 80 में, अगर 80 में से 20 घटाते 60, अगर 8 और घटाएंगे तो यहाँ 52 हम पढ़ सकते हैं। और बोलिएगा 28 इधर, तो 48 में से 28 खत्म, तो यहाँ बच गया 20। अब इसको 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 जोड़ेंगे तो 120 ही आएगा, लेकिन इसी आएगा, लेकिन मतलब नहीं है, तो इतना मेहनत क्यों करेंगे? आप सीधा जवाब देंगे, ये हो गया। नेक्स्ट, 6 के बाद 6 के बाद प्रश्न संख्या 12। एक स्टूडेंट है, 12 नंबर पूछ रहे हैं, नाम बड़ा अच्छा, बखोरन। इतना बखोर रहे हैं कि दिमाग खराब हो गया। इससे एक बड़ा सीख हमको मिला है। चलिए ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। अगर किसी को आप प्लेटिनम दे दीजिएगा तो कहेगा ये लगता है जहरवे हमरा दे दिया है। बारह नंबर, एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है, 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक भैंस है, तथा 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। कुल मिलकर
गांव में 96 परिवार है। ऐसे कितने परिवार है जिनके पास ना एक गाय है और ना एक भैंस? ये है टोटल आपका। ये 100 का डायग्राम लेकर बढ़ते हैं। ये है गाय और ये है भैंस। तो कह रहा है एक गांव में 60%, पहले दोनों वाला लिख लेते हैं तो सुविधा होता है। 60% में से प्रत्येक के पास एक गाय है, तो 60 गो गाय, 15 इधर तो 45 इधर। 30% परिवार में से प्रत्येक के पास एक भैंस है, तो 15 इधर और 30 में 15 इधर। अब बोलिए 15 15 30, 30 और 40 70 पर 5 75, तो 25 गो के पास एक भी चीज नहीं है। तो कुल मिलाकर 96 परिवार है। यहाँ पर कुल मिलाकर 100 परिवार है। पूछ रहा है जिनके पास ना एक गाय है और ना ही एक भैंस है, उसकी संख्या तो 25। 25 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 24, 4 96, तो आपका आंसर है 24। आपका आंसर है 24। तनिषा नीचे करिए तो कमेंट। रुकिए, फिर से तनिषा नीचे करिए। 1 सेकंड, इसी को रोक के रखिए, रोक के रखिए। एक लिख रहे हैं सर जी सबसे बड़ी कमी आपके अंदर है। हम लोग बोल रहे हैं कि सब क्वेश्चन बन गया, तो आप लगता है थोड़ा अंधे भी हैं। कमेंट में सबका दिख रहा है कि वहाँ नहीं बना है, तो हम लोग का मतलब सब लोग होता है, तो वहाँ कैसे दिख रहा है कि नहीं बना है? देखिए ये कितने काबिल होशियार हैं। ये लिख रहे हैं बाबू साहेब ये है बारिश का बूंद। कोई लोग सड़क पर जा रहा है, और भी लोग जा रहा है। अचानक से बारिश आ गया। अब ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि या भगवान अगर 1 मिनट आप रुक जाएंगे ना तो हम घर पर चले जाएंगे, भीगेंगे नहीं। और उसी समय यह भी प्रार्थना कर रहा है या भगवान आप खूब बरसिए, बड़ा मजा आ रहा है। अब बोलिए भगवान से सर्वश्रेष्ठ तो पूरे ब्रह्मांड में कुछ होता ही नहीं है, ये तो सबको पता है। जो भगवान को नहीं मानते हैं वो राक्षस है, उसका तो बातें अलग है, लेकिन हम बहुत ज्यादा मानते हैं, ऐसा होता है। अब यहाँ पर ये आदमी जा रहा है, कह रहा है कि थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट तो हम अंदर चल जाएंगे। अब ये कह रहा है कि खूब बरसिए, बड़ा मजा आ रहा है। तो भगवान जी दोनों को एक बार में संतुष्ट कर सकते हैं? दोनों तो साथ ही बगले अगले में जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि इसका बॉडी पर बारिश गिराएंगे, इस पर नहीं गिराएंगे। तो कभी भी सबको खुश नहीं रह सकता है। इसलिए हम एक किस्सा भी फिलहाल और सुना रहे हैं, और आपसे बड़का सीख मिला है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्या टेंशन है, इतना दरिया दिली दिखावे के कोई जरूरत नहीं है। पढ़ला तैयो ठीक और ना पढ़ला तैयो ठीक। एक आदमी था जो यही पटना के बगल में
सोनपुर मेला में मेला लगता है जानवर का, तो बहुत दूर दूर से लोग खरीदने के लिए जाते हैं। तो संजोग से एक दिन बाप बेटा दोनों मिलकर गया सोनपुर मेला में। वहाँ जानवर का ही बिक्री होता है, लेकिन हालांकि अब सब कुछ बिकता है। तो वहाँ पर गया घोड़ा खरीदने के लिए। तो घोड़ा खरीदने के लिए गया तो घोड़ा पसंद आ गया। घोड़ा एकदम यंग था, भी यंग क्या, बच्चा ही कहिए उसको, लेकिन बच्चा भी नहीं बड़ा भी हो गया था। तो वो घोड़ा बहुत ही काफी सुंदर था। बाप बेटा दोनों को पसंद आ गया तो घोड़ा खरीद लिया। खरीद करके आने लगा तो दोनों मिलके पैदल ही आ रहा था। बहुत सुंदर घोड़ा था, बाप बेटा दोनों आ रहा था। सोचा कि दोनों मिलके चढ़ जाएंगे, तो नया नया घोड़ा है, बेचारा का हालत खराब हो जाएगा, इसलिए दोनों मिलकर ही पैदल ही आ रहा था। लगाम पकड़ लिया और दोनों आ रहा था पैदल। तो कुछ आदमी रास्ता पे जा रहा था, तो वो जाते 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 वो आदमी मिला ना, तो आपस में ही तर्क करते हुए थोड़ा सा जोर से बोल्ड आवाज में, हालांकि सुनाने का अंदाज में ही बोलते जा रहा था कि लगता है कि पगला है, इतना महंगा घोड़ा खरीद के जा रहा है सोनपुर से। अब बाप बेटा दोनों के दोनों पगले हैं, पैदले जा रहा है, इतना महंगा घोड़ा खरीदा है, देखी से लग रहा है कि कितना महंगा होगा। उसके बाद भी दोनों का दोनों पैदले जा रहा है, भारी बेवकूफ है। ये बात सुनकर उसको भी लगा कि बात भी सही है, कह रहा है इतना पैसा लगाए हैं तो पैदल क्यों जाएंगे भाई। दोनों मिलके घोड़वा पे चढ़ गया। थोड़ा दूर जाते 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 रास्ता में फिर कुछ लोग मिला, तो बड़ा अच्छा से कहता है कितना हरामी आदमी है, भला ये अनमोलता धन है, ये बोलता नहीं है, अनबोलता धन है, जिसके वजह से ये बाप बेटा दोनों मिलके चढ़ गया। देखो तो घोड़ा कितना बेचारा परेशान हो गया है, चला नहीं जा रहा है, कितना कष्ट हो रहा है इसको। ये बोलता नहीं है तो ये दोनों मिलके चढ़ के जा रहा है, कितना हरामखोर है। ये बात सुना तो उसको बड़ा खराब लगा, बात भी सही है कह रहा है, दोनों मिलके चढ़ गए, नया नया घोड़ा है। फिर उसमें से बाप उतर गया और बेटा को बोला कि चलो तुम ही चलो, और वो उतर गया। थोड़ा दूर जाते 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 रास्ता में कुछ और आदमी मिला, तो वहां पर देखा कि बेटा घोड़ा पर बैठे हुए हैं और बाप पैदल जा रहा है। तो थोड़ा दूर जाने के बाद कुछ लोग फिर मिला, तो कहता ना कितना हरामखोर बेटा है, बाप को भला देखिए इतना एजेड आदमी है, इसको बुलाते लेके जा रहा, आपने चढ़ गया है घोड़ा पर। सोचो कितना बदमाश है, बाप को बुलाइले जा रहा है, आपने चढ़ गया है घोड़ा पर। ये बात सुना तो फिर बेटा भी सोचा कि बात भी सही है कह रहा है, हम चढ़ गए, पापा बुजुर्ग हैं, एजेड है, तो पैदल जा रहे हैं, तो अच्छा ही बात बोला। तो बेटा उतर गया, बाप चढ़ गया। उसके बाद थोड़ा दूर जाते 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 रास्ता में फिर कुछ आदमी मिला, जाहिर सी बात है रोड पर तो चलता ही रहता है। तो जाते जाते फिर रास्ता में कुछ झुंड मिला, तो झुंड मिलता है तभी तर्क वितर्क करता, आपस में लोग बोल देता है, अकेले में तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा बोलने का, नहीं तो दो चार झापड़ खींच देगा ये सोचकर। तो जाते जाते फिर कुछ झुंड मिला, तो उसमें कहता है कि कितना हरामखोर बाप है, अपना बेटा पर दया नहीं आता है, आपने चढ़ गया घोड़ा पर, देखो ना बेटवा के बुलाई ले जा रहा है, ये बाप है, भारी कमीना है, आपने चढ़ गया भला बेटवा को बुलाई ले जा रहा है। ये बतवा सुनकर सोचा कि उतर जाते हैं। फिर उतला, फिर सोचा कि ये तो फिर दोनों पैदल जाएंगे तो फिर हमको कोई ना कोई कहेगा कि दोनों पैदले जा रहा है, फिर चढ़ेंगे तो वही बात बोलेगा, फिर एगो चढ़ेंगे कोई भी तो वही बात बोलेगा, अगर इसमें से फिर कोई एगो चढ़ेंगे तो वही बात बोलेगा। फिर वो माइंड में मेकअप कर लिया कि चलो दुनिया वाले ऐसे ही होते हैं, कुछ भी करो तो कुछ ना कुछ तो बोलबे करेगा। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो हर हाल में बोलबे करेंगे, इसलिए ई कान से सुनो ई कान से निकाल दो,
बोलने की या ना बोलने की। अब हम अपना काम क्यों डिस्टर्ब करेंगे? जो हमको काम करना वही जिंदगी भर करते रहेंगे, दूसरा के कहले या ना कहले से क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा ढेर सारे एग्जाम्पल है। क्रिकेट मैच होता है तो बहुत सारे ऑडियंस लोग देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, आउट हो गया, किसी कारण से कैच छूट गया, तो अब बाद में तर्क वितर्क करता, देखो ना इतना अच्छा कैच था छूट गया। अरे उस टाइम एट ए टाइम क्या हुआ, और वहां पर कैच कर रहा, वहां दौड़ नहीं सका या किसी और कारण से निकल गया, एट ए टाइम वहां पर उस आदमी का माइंड में क्या आया, उससे नहीं हो पाया तो तुम ही जाकर वहां पर कैच कर लेता। तो जाहिर सी बात है कि अब कुछ ना कुछ तो रिजल्ट वहां होवे ना करेगा, अंदर जाएगा या बाहर आएगा। तो अब लोग बाद में तर्क वितर्क करते हैं। अब यहाँ पर सांप है, सांप जा रहा है रेंगते हुए, यहाँ पर बिल मिल गया, सांप घुस गया। अब यहाँ पर बाद में कह रहा है अच्छा आपसे नहीं मरा, अगर हम रहते तो मारिए देते। चोटा कहेगा, जब सामने रहता तो गिरते पड़ते भागता, और दूसरा कोई तो प्रयास भी कर रहा था, तू कह रहा है कि हम मारिए देते। तो दुनिया वाला कहने वाला कुछ भी कहते रहे। अब बात यहाँ पर यह रहा कि इससे हमें ये निष्कर्ष निकला कि हम कोर्स परचेज करवाए हैं, उस पर एक टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। अब उस टाइम ड्यूरेशन में खत्म नहीं होता है, तो अभी बहुत सारे लोग फोन करना शुरू कर रहे हैं कि अभी एक भी बुक खत्म नहीं हुआ है, इतने सारा चीज पढ़ना, अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अर्थमेटिक है, अभी एक भी चीज खत्म नहीं किए हैं और इतना समय लग जाता है। जाहिर सी बात है कि अभी इतने सारे क्वेश्चन रहेगा, हम तो एक एग्जाम्पल दे दिए कि लोग बना लेंगे, तो इस बात को फिर वो मानने को तैयार कहाँ है कि क्वेश्चन ज्यादा देंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि अब उसमें ढेर सारे ग्रुप हैं, अब इतने सारे लोग हैं जिसमें यहाँ पर कुछ और बोलने वाले हैं, यहाँ पर कुछ और बोलने वाले, कुछ ग्रुप कुछ और बोलने वाले, कुछ ग्रुप और बोलने वाले, कुछ ग्रुप कुछ और बोलने वाले, कुछ ग्रुप कुछ और बोलने वाले, कुछ किसी का एज पार हो रहा है, इसी बार ग्रुप डी दे ही सकता है, तो अभी अलगे बोलेगा कि हमारा ग्रुप डीवा में हो जाता, बैचवा खत्म हो जाता था। तो अब ये कहेंगे कि सर आजे उड़ा दीजिए, आजे रात भर में खत्म कर दीजिए। इधर एगो कहेंगे कि हम एकदम महाबकलोल है, धीरे धीरे लेके चलिए। ये बोलेंगे हम बड़ी होशियार हैं, हम सब जानते हैं, एगो बना दीजिए, हो गया खत्म। अब बात है कि अब इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। अब इतने सारे झुंड हैं, इतने सारे ग्रुप, हम कुछ करेंगे तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलबे करबा। तो इसमें है कि ज्यादा पढ़ाने के बाद, ज्यादा टाइम देने के बाद दुनिया भर का दर्द सहन करिए, उससे क्या फायदा है? जब ऐसे भी कथा सुनने हैं, वैसे भी कथा सुनने हैं, तो अपना फायदा न देखेंगे, जल्दी से खत्म हो जाएगा, अपना फायदा हो जाएगा। अब ज्यादा पढ़ाइए तो भी सुनिए, कम पढ़ाइए तो भी सुनिए। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि 8 महीना है तो 8 महीना एक दिन काहे होगा भाई, 8 महीना में ही काहे ना खत्म होगा? बिल्कुल हो जाएगा, इसमें सोचना क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, प्रश्न संख्या बोलेंगे 15 से लेकर 20 तक, कमेंट ले आइए। 15 से लेकर टाइम ना देखिए, अभी इसको खत्म कर देते हैं, लोग थक जाएंगे तो छोड़ देंगे। कल डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा। कमेंट लाइए, बंद कर दिए क्या? चलिए तो छोड़ देते हैं। तो बाकी आगे का क्लास आप इसको बना लेंगे। ये 15 के बाद आपका होमवर्क दिया हुआ है, इन सारे चीजों को बना लेंगे। रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, ये 3 चीज होता है जो आपका मूल्य चीज है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, एग्जाम में जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, ये 3 गो में आपको मैट्रिक पास होने से काम नहीं चलेगा, इस पे पीएचडी करना पड़ेगा। यानी आप एग्जाम में सक्सेस होना चाहते हैं तो रेशियो, एवरेज और परसेंटेज, ये 3 चैप्टर को बहुत अच्छे से कमांड करेंगे। इसलिए नहीं कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए कि इसका नॉलेज रहेगा, इसका ज्ञान रहेगा, तो सभी चैप्टर के क्वेश्चन को आप बहुत फास्ट करेंगे। आप ज्योमेट्री हमसे पढ़िए, ट्रिगोनोमेट्री पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे गर्दा उड़ जाता है, कितना स्पीड में रेशियो का यूज करके हम उड़ाते हैं। रेशियो का मतलब ही होता है
ट्रिगोनोमेट्री का भी मतलब होता है रेशियो ही, तो सब जगह ये चीज यूज होता है। तो अब एक लिख रहे हैं कुछ को छोड़िए, तो हम आप ही को छोड़ देते हैं, जो बाकी बचल है उन्हीं को पकड़ लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। कुछ को छोड़िए में आप भी तो छूट जाते हैं, इसलिए आपसे हमको अब कुछ सोचना नहीं, हमको जो करना वो अब कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि आपको कोई कष्ट हो, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका भविष्य इसमें है कि अगर हम अच्छे से पढ़ा देते हैं तो वो बहुत जल्दी से रिजल्ट देंगे। और इतना दिन क्लास करने के बाद इतना तो आपको एहसास हुआ होगा कि ऐसे हम तो इसका फुल गारंटी एकदम सीना ठोक कर बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर 1 लाख मैथ का टीचर होंगे तो आप उसमें सभी में कंपेयर कर लेंगे। इतना हम दावा करते हैं कि जितना डीप में हम पढ़ाते हैं, आज तक कभी कोई सपना में भी सोचा भी नहीं होगा कि इतना डीप में भी मैथ पढ़ाया जाता है और इतना सटीक, इतना इजी वे में किसी भी चीज को सिखाया जाता है। ये आज तक आप कंपेयर कहीं से करेंगे ऐसा आपको नहीं मिलेगा, इसका हम फुल गारंटी देते हैं। लेकिन वो सब चीज दरिया दिली वाला ऑफलाइन में होता है कि फेस टू फेस लोग बैठे रहते हैं, तो वहां पर उसका अलग मजा आता है, जो भी कष्ट होता है वहां पर बोलने के बाद लोग समझते हैं ये सब चीज। लेकिन ऑनलाइन में ये सब जो दुनिया भर का, लेकिन इतना भी कटौती नहीं होगा जिससे कि किसी का रिजल्ट रुक जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप होमवर्क कर लेंगे।